गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। भाई 9:52 अब हो चुके हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 22 अप्रैल 2022। दिस इज 22 अप्रैल 2022। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए और मुझे याद दिलाइए कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। जहां तक मुझे याद है, मैंने राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपको करा दिया था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे पढ़ना इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो एक बार कंफर्म करेंगे। कहानी को यहीं से आगे हमें कंटिन्यू करना है। चलिए जी, हेडिंग डाल लीजिए। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। या हिंदी में लिखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। भाई आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, ये बेसिकली 1885 से लेके 1947 तक का पीरियड होता है। इसी को हम इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं। इसी को हम इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कह सकते हैं। इसी को कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यही कहलाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसकी शुरुआत दोस्तों 1885 ईस्वी से होती है। और 1885 ईस्वी से क्यों होती है, शायद आप जानते होंगे, क्योंकि 1885 ईस्वी में ही स्थापना हुई थी किसकी? कांग्रेस की। आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1885 ईस्वी में हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना से ही शुरुआत होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। और यदि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो इसे विभिन्न चरणों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट फेज या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिंदी में लिखेंगे प्रथम चरण। इसे कहा जाता है एरा ऑफ लिबरल्स, या हिंदी में लिखेंगे ये कहलाता है उदारवादी युग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, फर्स्ट फेज,
एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादी युग, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का स्टार्टिंग का 20 इयर्स का पीरियड है। लिखेंगे 1885 ईस्वी से लेके 1905 ईस्वी तक का ही जो पीरियड होता है, इसी को कहा जाता है एरा ऑफ लिबरल्स, इसको कहा जाता है उदारवादी युग। और इसे उदारवादी युग क्यों कहा जाता है? भाई ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से होती है। और क्यों होती है? क्योंकि 1885 में ही हुई, लिख लीजिए, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस की स्थापना। एटीन 85 में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 28 ऑफ दिसंबर 1885 द फाउंडर ऑफ कांग्रेस वॉज, लिखेंगे, कांग्रेस के संस्थापक हुए ए ओ यूम। कांग्रेस की स्थापना ए ओ यूम के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द है कांग्रेस, ये लिया गया कहां से? यूएसए से, ये अमेरिका से लिया गया। क्योंकि हम सब जानते हैं अमेरिकी संसद का नाम ही क्या है? कांग्रेस। द यूएस पार्लियामेंट इज नोन एज कांग्रेस। और कांग्रेस का मतलब ही क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट पीपल, या लोगों का समूह। लोगों का समूह, लोगों का समूह ही मीनिंग है, अर्थ है किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को एओयूम के द्वारा की गई। और हम जानते हैं कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन, कांग्रेस का फर्स्ट सेशन या प्रथम अधिवेशन लिखेंगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। कहां पर? बंबई, बॉम्बे। और कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट या प्रथम अध्यक्ष बनाए गए WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ध्यान रखेंगे कांग्रेस के प्रथम सचिव या फर्स्ट सेक्रेटरी, कांग्रेस का फर्स्ट सेक्रेटरी या प्रथम सचिव भी किसे बनाया गया? एओयूम को बनाया गया, जो ध्यान रखेंगे 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहे, जो कि 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के सेक्रेटरी या सचिव रहे। और आगे चलकर हम जानते हैं एओयूम ही क्या कहलाए? फादर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का पिता ही किसको कहा गया? एओयूम को कहा गया। भाई ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर हुआ करते थे, आप जानते हैं। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया? उस समय भारत का वाइस रॉय कौन था? ध्यान रखेंगे दैट टाइम द वाइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड डफरिन। उस समय भारत का वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन था। उस समय भारत का वाइस रॉय हुआ करता था लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में
यदि हम डफरिन की बात करें, ये 1884 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी तक भारत का वाइसराय रहा था। इसी के शासनकाल में एओयूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सर फर्स्ट सेशन कब हुआ था? अरे मेरे भाई, ये देखो सामने लिखी है डेट। सामने लिखी हुई डेट कैसे ऐसा हो सकता है कि ना दिखे? सामने लिखा तो है भाई 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। कांग्रेस की स्थापना हुई एओयूम के द्वारा की गई। और जो पहला अधिवेशन था, जो फर्स्ट सेशन था, ध्यान रखेंगे इसमें कुल 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड। इसमें कुल 72 सदस्यों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और हम सब जानते हैं, यदि हम कांग्रेस के इनिशियल मेंबर्स या शुरुआती सदस्यों की बात करें तो भाई ये कौन कौन थे? सबसे पहला नाम लिखेंगे दादा भाई नेहरू जी। नाम आप सबने सुना होगा, इन्हें भारत का पितामह कहा जाता है। ही इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। दूसरे लिखेंगे फिरोज शाह मेहता। तीसरे लिखेंगे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगले लिखिए बदरुद्दीन तैयब जी। ये सारे के सारे वो मेंबर्स थे जो शुरुआती सदस्य या मेंबर्स माने जाते हैं किसके? कांग्रेस के। इसके अलावा लिख लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले। पंडित मदन मोहन मालवीय। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई भाई, तो शुरुआत में आप सब जानते हैं अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के ही द्वारा कांग्रेस की स्थापना करवाई गई थी। क्यों करवाई गई थी? क्योंकि 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी थी, उसे सुधारों की शताब्दी कहा जाता है। उसे कहते हैं सेंचुरी ऑफ रिफॉर्म्स। और उसे सेंचुरी ऑफ रिफॉर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक जो सुधार हुए वो उसी दशक में, वो उसी सेंचुरी में हुए, वो उसी शताब्दी में हुए। 19वीं शताब्दी में भाई जब अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को भारत में इंप्लीमेंट कर दिया गया, इंग्लिश एजुकेशन भारत में इंप्लीमेंट कर दी गई, तो धीरे धीरे भारत के भी मध्यम वर्गीय लोग पढ़ने लिखने लगे और जागरूक होने लगे। और जब भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया, एक ऐसा पूरा का पूरा ग्रुप, कैटेगरी तैयार हो गई जो पढ़ी लिखी भी थी, जागरूक भी थी, अवेयर भी थी, तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इन सभी इस बुद्धिजीवी लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए और इन्हीं को इस्तेमाल किया जाए भारतीयों का शोषण करने के लिए। इसीलिए अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड डफरिन ने एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, एओयूम को कांग्रेस की स्थापना करने के लिए कहा। और उसी के फलस्वरूप 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। और जो कांग्रेस के शुरुआती मेंबर्स या सदस्य थे, ये सारे के सारे लोग लिबरल्स हुआ करते थे, उदारवादी हुआ करते थे।
और यहां पर लिबरल्स का मतलब यह है कि इन्हें अंग्रेजों की शासन व्यवस्था पर भरोसा था, ये बिलीव करते थे और अंग्रेजों का सहयोग करते थे, अंग्रेजों के साथ कॉपरेट करते थे। और इनका ऐसा मानना था कि अंग्रेजों के साथ सहयोग करके, कॉपरेट करके ही अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है। यदि हम अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे, उनका विरोध करेंगे, तो हमारी मांगों को अंग्रेज कभी भी नहीं मानेंगे। इसीलिए इनका काम हुआ करता था अंग्रेजों से प्रार्थनाएं करना, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करना, अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र देना। इसीलिए इनको क्या कहा गया? लिबरल्स कहा गया। इसीलिए इनको उदारवादी कहा गया। और यही कारण रहा कि जो 1885 से लेके 1905 तक का पीरियड था, वो पूरी तरीके से किसका रहा? उदारवादियों का रहा, या लिबरल लोगों का रहा। इसलिए हमने इसको कहा है एरा ऑफ लिबरल्स, या उदारवादी चरण, या उदारवादी युग। जब कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन, सबसे पहला सेशन हुआ, तो भाई इसमें 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। और ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस के द्वारा 9 प्रस्ताव रखे गए, 9 प्रपोजल्स रखे गए। आप कह सकते हैं वो एक तरीके से जी, आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से अंग्रेजों से किए गए कुछ रिक्वेस्ट थी, या कुछ आप कह सकते हैं प्रार्थनाएं थी। कांग्रेस के द्वारा 9 प्रपोजल्स ब्रिटिश सरकार के सामने रखे गए, और जिसमें से एक प्रपोजल ये भी था कि अगले साल कांग्रेस का अधिवेशन फिर से आयोजित करवाया जाए, जो कि कहां पर हो? कलकत्ता में हो। भाई आप जानते हैं अगले ही साल 1886 में हुआ कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, जो कहलाता है कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस। हिंदी में लिखेंगे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन अगले ही साल 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। और ध्यान रखेंगे, इसी अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू ने। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। आपसे पूछेंगे भी कि बताइए कांग्रेस के सबसे पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे दादा भाई नेहरू जी, क्योंकि आप जानते होंगे ये क्या थे? ये पारसी समुदाय से बिलोंग किया करते थे, और इन्होंने दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कलकत्ता में हुआ था। ध्यान रखेंगे इसमें भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने भी भाग लिया था। कहने का मतलब अभी तक अंग्रेजों और कांग्रेसियों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन, या कोई भी मतभेद नहीं था। इसमें खुद वायसराय लॉर्ड डफरिन पार्टिसिपेट कर रहा था, और सारे के सारे कांग्रेस के मेंबर्स को इसने एक पार्टी भी दी थी। इसने एक उद्यान भोज का भी आयोजन करवाया था। इससे हमें पता चलता है कि अभी तक अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच में कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों का रुख
थोड़ा थोड़ा कांग्रेस को लेके तब बदला जब अगले ही साल 1887 में 1887 में हुआ मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस। या कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। ये कांग्रेस का तीसरा सेशन था, तीसरा अधिवेशन था, और आप जानते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? भाई सबसे पहले हिंदू व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद पारसी दादा भाई नेरोजी, और अब मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्हें कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माना जाता है। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन के दौरान ही गेव द स्लोगन, इनके द्वारा नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया? कांग्रेसी बनो। और जब इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया, अब इनसिक्योरिटी हुई किसको? ब्रिटिशर्स को। और ध्यान रखेंगे यही वो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन था। लिखेंगे इसी अधिवेशन में डफरिन के द्वारा कांग्रेस की प्रथम बार आलोचना की गई। इसी अधिवेशन के बाद, हालांकि इसमें लॉर्ड डफरिन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन लिखेंगे इसी अधिवेशन के बाद पहली बार डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की। इसके बाद 1888 में 1888 ईस्वी में हुआ कांग्रेस का, लिखेंगे इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस। इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन। और ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई, जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या विदेशी अध्यक्ष बने। ये कहलाता है कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन। लिखेंगे इसी अधिवेशन में पहली बार या प्रथम बार, इसी अधिवेशन में प्रथम बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में पहली बार, प्रथम बार लाला लाजपत राय के द्वारा भाग लिया गया। और अगले साल 1889 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन फिर से कहां पर हुआ? बंबई में, बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। एटीन 1889 में हुआ कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। और ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता की गई विलियम
वेडरबर्न के द्वारा, इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट सेशन, लिखेंगे वुमेन पार्टिसिपेटेड, या महिलाओं ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया। अब धीरे धीरे अब धीरे धीरे अंग्रेजों पर प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को इनसिक्योरिटी होने लगी भाई, क्योंकि अंग्रेजों ने तो कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी ताकि ये सारे के सारे बुद्धिजीवी लोगों को, इन सारे के सारे डेलिकेट लोगों को भारतीयों का ही शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन यहां पर बाजी कुछ उल्टी पड़ती हुई दिख रही थी, क्योंकि जहां अंग्रेज कोशिश कर रहे थे इन लोगों का भारतीयों के ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं लोगों ने जिम्मा उठा लिया था भारत को स्वतंत्र कराने का, भारत को आजाद कराने का, और भारत की राज्य व्यवस्था और भारत के प्रशासन और राजनीतिक तंत्र को अपने हाथों में लेने का। जब 1891 में, लिखेंगे इन 1891 ड्यूरिंग नागपुर सेशन, 1891 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता आनंद चारलू के द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में दादा भाई नेहरू के द्वारा कांग्रेस से पहले दो शब्द जोड़ दिए गए, जो कौन कौन से थे, इंडियन नेशनल, और ये बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस या INC। क्वेश्चन भी आता है, बताइए कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्दों को जोड़ने का काम किसने किया था, या किसने ऐड किए थे इंडियन नेशनल शब्द, तो ध्यान रखेंगे ही वॉज दादा भाई नेहरू जी। और जब धीरे धीरे कांग्रेस संगठित होने लगी, मजबूत होने लगी, एकजुट होने लगी, तो अंग्रेजों ने सरकारी कर्मचारियों पर कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया या बैन लगा दिया। अब धीरे धीरे कांग्रेस को लेकर अंग्रेजों की जो प्रतिक्रिया थी वो कठोर होने लगी, वो स्ट्रिक्ट होने लगी। और आप जानते हैं 1899 ईस्वी से लेके 1905 ईस्वी तक भारत का वाइस रॉय बनकर आया लॉर्ड कर्जन। और इसी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, आप सब जानते हैं, बंगाल के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करने के लिए और हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डलवाने के लिए इसी लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत बंगाल का विभाजन किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो हुआ 1905 में। और आप जानते हैं 1905 में बंगाल के विभाजन से ही उदारवादियों का युग समाप्त हुआ, और अब कांग्रेस में एक और विचारधारा पनपने लगी, और एक और विचारधारा के लोग काम करते थे कांग्रेस में, जो क्या कहलाते थे, ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, ये गर्मपंथी विचारधारा के लोग हुआ करते थे। तो लिखेंगे इसी के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट का शुरू हुआ सेकंड फेज।
सेकंड फेज या द्वितीय चरण, और आप जानते हैं जो है 1905 से लेके 1919 तक का पीरियड, 1905 से लेके 1919 तक का पीरियड ही क्या कहलाता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड फेज, या लिखेंगे इसको कहा जाता है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। लिखिए उग्र राष्ट्रवाद का युग। एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग। नोट कीजिए, बस 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड फेज या द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक का होता है, जिसको कहा जाता है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, लिखेंगे सबसे पहले 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, या लिखेंगे बंगाल का विभाजन। बंगाल के लोगों में से राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करने के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। और ध्यान रखेंगे, बंगाल के विभाजन की घोषणा, बंगाल के विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और ध्यान रखेंगे इसे अप्लाई किया गया, यानी कि इसे लागू किया गया या इसे प्रभावी बनाया गया 16 अक्टूबर 1905 से इसे लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर को इसे लागू कर दिया गया, लेकिन आगे चलकर 1911 में यह विभाजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा रद्द भी किया गया था।
क्योंकि बंगाल के लोग समझ गए थे कि बंगाल के लोगों में से राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह कदम उठाया गया है, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह काम किया गया है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, तो ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के ही कहने पर 16 अक्टूबर को ही राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था, और पूरे के पूरे बंगाल में शोक रखा गया था। और बंगाल के लोगों में ही एकता कायम करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला। आप जानते हैं ये अमार सोनार बांग्ला आज बांग्लादेश का क्या है, नेशनल एंथम है। ये आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और ध्यान रखेंगे जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो इसी के विरोध में 1905 में ही शुरू किया गया एक आंदोलन जो कहलाता है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो किया गया 1905 में, और जिसकी शुरुआत की गई, लिखेंगे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बीस जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को, सर इस टाइम गांधी जी कहाँ थे मेरे भाई? इस टाइम गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में। टेंशन मत लो, परेशान मत हो, गांधी जी अभी लौट आएंगे। ध्यान रखेंगे 20 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल जनसभाएं बुलाकर घोषणा की गई स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट की। हमने कहा कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशी का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे। चलिए आज की कहानी को बस यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में मुलाकात होगी और हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं ये आपके मॉडर्न इंडिया का क्या है, आखिरी टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सिलेबस खत्म होने में, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा होपफुली नेक्स्ट वीक में। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कहानी बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।